अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हफ्ते का आखिरी दिन और मैं और मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड क्योंकि आ गया है जनाब वीकेंड, वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। यकीनन आप भी यही फील कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जी जुम्मे का दिन, फिर भी काम शाम अपने पूरे करने हैं, ऑफिस की फाइलें निपटानी है, प्रेजेंटेशंस ख़त्म करनी है और मेरे ख्याल में सेकेंड हाफ से ऑनवर्ड्स तो हम उस जोन में चले ही जाते हैं कि वीकेंड शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह अक्सर लोगों को आपने देखा होगा और आज मैंने भी जुम्मे के रोज सफेद कपड़े पहने हुए, अगर अपने ऑफिस में देखते हैं, इर्द गिर्द नजर डालेंगे, अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी वेयरिंग वाइट। पता नहीं क्यों हम एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक जुम्मा फील्स जिसे हम कहते हैं ना, वो सफेद रंग से ही आती है। एंड यू नो, थिंकिंग अबाउट दैट आई थॉट कि क्या वाकई रंगों का आपके मूड पे उसका कोई असर होता है या नहीं। आप अक्सर देखें कि अगर आपने कोई चौपी सा कलर पहना हुआ है, कोई ब्राइट फ्रेश कलर पहना हुआ है, तो उसके बाद आप खुद भी फ्रेश फील करते हैं। तो यकीनन रंगों के असरात होते हैं। लोग जैसे कहते हैं कि जेम स्टोन्स, आपके कमरे का कलर कॉम्बिनेशन, आपकी गाड़ी का कलर, ये सब आपकी ना सिर्फ शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं बल्कि एक तरह से आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करते हैं। और हमने सोचा कि आपके लिए एक प्रोग्राम ज़रूर डिज़ाइन करें जिसमें कहा जाता है कि हर दिन की एक निस्बत भी होती है ख़ास रंगों से। और यहाँ सिर्फ जुम्मे की सफ़ेद की बात नहीं कर रहे, आमतौर पर कहा जाता है कि मंडे को, क्योंकि मंडे अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो मून डे से निकला है, तो मून का कलर क्योंकि वाइट है तो अक्सर लोग कहते हैं कि मंडे को वाइट पहनना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स संडे यू कैन एसोसिएट विद येलो। इसी तरह सारे दिनों के रंग होते थे और इस पे बाकायदा स्टडीज़ हुई हुई हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप वाकई अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में रंगों की वजह से फ़र्क देखेंगे। जैसे कहा जाता है कि हरा रंग बहुत ही आपको फ्रेशनेस की फील देता है, ब्लू कलर से आप काम डाउन हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग में हमें बताया जाता था कि अगर आप ब्लू कलर की कोई भी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा फॉरगेटेबल है और सबसे ज़्यादा याददाश्त में अगर आपकी कोई चीज़ ठहर जाने वाली है वो लाल रंग की है। अब मसला ये है कि अगर हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स की तरफ देखें तो सब कुछ ही लाल चल रहा है, तभी वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी रेड कलर की आती है। आप आधे से ज़्यादा ब्रांड्स के अगर लोगोस देखें वो भी लाल रंग के आते हैं। तो मुझे अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लाल की वो जो अहमियत थी ना, वो थोड़ी कम होती चली जा रही है। खैर जनाब, ये तो थी रंगों की बात। खाने में भी आप ये देखेंगे कि ये आपके सामने इसी तरह की सिचुएशन होती है। हमारे खानों में तो आपको इतने ज़्यादा कलर्स नज़र नहीं आते, लेकिन फिर भी हवाला देने के लिए अगर आप मीठे की तरफ देखें, जब वो 3-4 लेयर्स का फ्रूट ट्राइफल आपके सामने होता है और उसमें रेड ग्रीन जेली आपको नजर आ रही है, तो खुसूसन आप देखा करें कि बच्चों की क्या एक्साइटमेंट होती है। लाइकवाइज अगर सैलड्स की तरफ देखें, हमेशा कहा जाता है कि सैलड्स में जो रंग बिरंगी सब्जियां हैं और जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कशिश रखती है। आमतौर पर अगर आप देखें हमारे खाने क्योंकि बारबेक्यूज़ होते हैं या करीज होती है एक जैसी लगती है। अब जैसे मेरी अम्मी हमेशा बहस करती हैं और वो कल मुझे कह रही थी कि तुम हर इंट्रोडक्शन में मेरा जिक्र कर देती हो। भाई रेफरेंस पॉइंट ही आप होती है, आपसे सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। तो बात मैं कर रही थी कोरमे की। आई नेवर अंडरस्टैंड द वाइट कोरमा। ये जो एक तो पहले चिकन भी सफ़ेद और उसके बाद कोरमा भी सफ़ेद, तो मुझे लगता है बेचारा कोरमा बीमार हो गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ये हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा। लेकिन आई पर्सनली फील कि रंगों का जो ट्रेडिशनली कलर है, जैसे बिरयानी, कई लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी कभार पीले रंग के साथ साथ हरे रंग भी डाल देते हैं। एंड आई थिंक दैट रियली स्पॉइल्स इट। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए। इसके अलावा अगर मुझे याद आ रहा हो तो जिस तरह हलवे का रंग है, तो कुछ लोग सूजी का हलवा बगैर रंग के बनाना पसंद करते हैं, कुछ उसके अंदर पीला या ऑरेंज डाल देते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा एपेटाइजिंग होता है। सो ये वो तमाम बातें थी जो हमारे जहन में एक रील की तरह चल रही होती हैं। लेकिन आज का टॉपिक मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम अपने काम से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहन में एक गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है वसवसे की। आज हम बात करना चाहेंगे इसी शक और वसवसे के हवाले से। यानी जी अगर देखा जाए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक मियाँ बीवी काफ़ी अरसे से, यानी उनकी नई नई शादी हुई थी और बीवी को इस बात पे बड़ी चिढ़ आती थी कि रोज़ाना जब सुबह दांत ब्रश किए जाते हैं तो खाविन साहब जो टूथपेस्ट है उसको रीकैप नहीं करते। और वो रोज़ इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम क्यों नहीं, तुम सिविलाइज लोगों की तरह रहा करो, अगर दांत साफ कर लिया उसके बाद टूथपेस्ट का कैप ज़रा जाके लगाओ। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, हफ्ते 2 हफ्ते जब ये रोज़ लड़ाई हुई तो खाविन ने कहा यार मुझे, आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ये ज़रा सी बात पे इतना झगड़ा हो जाता है। तो उन्होंने बाकायदा एफर्ट करनी शुरू की। वो रोज़ दांत साफ करने के बाद बड़ी एफर्ट के साथ, याद दहानी के साथ टूथपेस्ट का कैप लगाते थे।
एक हफ्ता उन्होंने ये अपनी नई अच्छी आदत को कहा और उनको ख्याल था कि उनकी बीवी बहुत खुश होगी, लेकिन शक का ये आलम था। बीवी ने उनसे पूछा, क्या आपने दांत साफ करना छोड़ दिए हैं? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आपने टूथपेस्ट को रिकैप करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद आवर परसेप्शन, और शक का इलाज कोई नहीं है, लेकिन शक क्यों आता है और इसकी वजह से क्या मुश्किलात हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे हमारे 10 बजे के सेगमेंट में। हमारे साथ रहिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ टू शेयर विद यू, न्यूट्रिशन की भी बात होगी, खाने की भी बात होगी, तो हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अभी मैं खाने पीने की बात करी थी तो कुछ लोगों ने कहा कि जी जो हमारे बैरून ममालिक मुकीम रिश्तेदार हैं वो, क्योंकि खुसूसन अभी शादियों पे और तकरीबात के लिए आए हुए थे, वो जब आते हैं तो उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तानी खाने होते हैं। और किसी ने अच्छी बड़ी एक ज़बरदस्त ट्वीट की थी जो हमारे साथ अब सबीका भी मौजूद हैं, जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, इनसे भी शेयर करना चाहूँगी। सबीका मज़ेदार ट्वीट, उन्होंने मुझे कहा कि ये वतन की मोहब्बत में नहीं, ये मटन की मोहब्बत में आते थे। आप क्या समझती हैं, मटन की मोहब्बत इनको ले आती है हर साल? नहीं, डेफिनेटली वतन से ही तो मटन है फिर। एंड फिर उसमें इतना पाकिस्तानी फूड में टेस्ट होता है कि दुनिया में ऐसा कोई क्यूजीन नहीं है कि जो जिसको पसंद ना आए। नहीं, लेकिन वो मेरे ख्याल में जो बेचारे यूके या यूएस में रहते हैं वो तरसे हुए भी होते हैं, वहाँ पर मटन नहीं होता, तो कई खाने जो पाकिस्तानी है उसकी वो लज्जत नहीं आती विद लैम मीट और विद बीफ और विद चिकन। एंड स्पेशली स्ट्रीट फूड के बहुत दीवाने होते हैं वो लोग कि हमने पाकिस्तान जाना है तो स्ट्रीट फूड तो खाना ही खाना है। चाहे अच्छा, दो बड़ी एक कंप्लेंट्स होती हैं। एक तो लोग कहते हैं कि जी इतनी मसरूफियत है कि हमें कोई लेके नहीं जा रहा बाहर, हमने स्ट्रीट फूड खाना था, कोई प्लान नहीं बन रहा। और दूसरा फिर एक कॉमन कंप्लेन आती है विद इन 5 डेज़ के जी हम आए तो बड़े शौक से थे लेकिन अब सबकी तबीयत ख़राब हो गई है बाहर का खाना खा के। तो आप क्या कहेंगी? एक तो सबसे पहले आज का हमारा मौजू यही है कि सर्दियों में अगर हम देखें तो मंचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भूख ज़्यादा लगने लग गई है। इसकी क्या वजह है सभी का? नहीं, सर्दियों में डेफिनेटली ऐसा लगता है क्योंकि वो जो दोपहर का टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और नाइट्स जो हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, मगर जब भूख लग रही है तो अपने को थोड़ा कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप मंचिंग करें। आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, आपको वो 4 आवर्स तक जो है वो फुल फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो आप वो ले सकते हैं इजीली। अच्छा, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस कितने किन्नुओं के बाद आती है? क्योंकि मुझे तो कभी नहीं आती। मेरे सामने अगर काला नमक या काली मिर्च और किन्नू पड़े हुए हों तो फिर एक एंडलेस सिलसिला है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको जितना कीनू पसंद है आप ले सकते हैं। आप मैं इवन 6 कीनू खा लेती हूँ एट अ टाइम क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और जो उसमें बेनिफिट्स हैं उसके बाद तो मेरा और दिल चाहता है कि मैं और कीनू लेती रहूँ। सही। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में बार बार खाना खाने को दिल चाहता है, तो उसमें क्या कोई साइंस भी है? बिकॉज पीपल से कि जब आपने खाना खाया होता है तो ऑब्वियसली बॉडी गेट्स इनटू एक्शन और वो उसको डाइजेस्ट करने लगती है, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1-2 डिग्रीज बढ़ जाता है। इज दैट ऑल्सो दैट वार्म फजी फीलिंग और फुल फीलिंग जो हम क्रेव कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली, ये ऐसे ही होता है। और सेकेंडली ये कि सर्दियों का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि आपको घर बैठने में थोड़ी बोरनेस फील हो रही होती है। तो आप जब भी इतना ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैंग आउट करते हैं कि बाहर गए, सूप लिया, उससे आपका थोड़ा बॉडी टेम्परेचर अच्छा हो गया, आपने फ़िश ले ली जाके, तो इससे थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाती है। वो सर्दियों की सौगातें भी तो ऐसी हैं ना, नट्स हैं। अगर आप रात को बैठ के कोई बिंजिंग कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे कि पूरा सीज़न देख रहे हैं, तो साथ ही साथ आपने नट्स रख लिए या फ्रूट्स रख लिए। लेकिन अ गुड ऑल्टरनेटिव, उसमें भी आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ मीठा। मेरे जैसे लोग जो अगर फ्रिज में चॉकलेट या चॉकलेट केक पड़े हैं तो जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता चैन नहीं आता, एक फरीज़े के तौर पे उसको ख़त्म करना होता है सभी का। तो उस वक्त अपने आप को फ्रूट यानी वो बड़ा एक अनअपीलिंग ऑप्शन लग रहा होता है कि कैसे उसकी तरफ जाए जब दूसरी तरफ चॉकलेट्स पड़ी हैं, हलवा पड़ा हुआ है, कोई मिठाई पड़ी हुई है, तो बेचारा किन्नू काफ़ी मिस्कीन सा लग रहा होता है उस वक्त। हर चीज़ लेनी तो इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप ये चीज़ तो बिल्कुल ना खाएं। आपको क्रेविंग हो रही है, आप ले सकते हैं 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, 1 केक पीस आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं कभी भी मना नहीं करती।
एंड जहाँ तक बात है कि फ्रूट खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो आप वाई नॉट उसका कोई दूसरी चीज़ उसके साथ बना के मिक्स करके आप योगर्ट में डाल के ले लीजिए, आप जूस ले लीजिए, आप पुडिंग ले लीजिए। उसी रॉ चीज़ को अगर आप दूसरी चीज़ों में मिक्स करके तो वो और थोड़े फ्लेवरफुल, जैसे अगर आपका रॉ गाजर खाने का दिल ना चाहे तो आप गजरेला बना लें या फिर गाजर का हलवा बना लें और उसकी कैलोरीज कई गुना बढ़ा लें। डेफिनेटली आप बना सकते हैं, आप उसमें गुड़ डाल के बना लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मगर उसकी क्वांटिटी को देखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप 2 कप्स या 3 कप्स आप ले लीजिए, आप एटलीस्ट उसमें 6 स्पून्स आपके एक बोल में हलवा या फिर आपके पास गजरेला हो। सही। तो आई थिंक ये पोर्शन कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आमतौर पर अगर वो ऐप यूज़ करें सभी का जिसमें यू वांट टू मेंटेन अ फूड डायरी कि आज मैंने कितना खाया है, कितना इनटेक है मेरा कैलोरीज का, तो आप देखेंगे केक का जो हमेशा रेशो दिया जाता है वो 1 इंच स्लाइस का देते हैं कि बस ये इतना काफ़ी है आपके लिए, लेकिन फिर हमारे जैसे लोग ज़्यादा चाहते हैं उसको। कमिंग बैक टू द कीनू, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे रमज़ानों में हम पकौड़े, फ्रूट चाट बहुत खाते हैं और रमज़ान जब तक सर्दियों में आते थे तो आई थिंक द फ्रूट चाट इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट द कीनू। और अब क्योंकि रमज़ान नहीं है तो बहुत सारे घरों में फ्रूट चाट बन ही नहीं रही, बिकॉज आई थिंक इट्स सीजनल फ्रूट्स के साथ तो करना चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत सारे घरों का तो नहीं पता, मगर मेरे अपने घर में एवरीडे फ्रूट चाट बनती है क्योंकि विंटर में फ्रूट चाट खाने का मज़ा ही अपना होता है और इतने फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो विंटर्स में आते हैं। आप बनाना, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, अमरूद के बगैर भी थोड़ी फ्रूट चाट, कभी कहीं कहीं वो ज़रा सा अनार आ रहा हो तो बहुत ही मज़ा देता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये ही आपको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए ना कि आप दूसरे जो स्नैक्स होते हैं लाइक फ्रेंच फ्राइज, और आपको ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा, ये जो आपने दूसरों चीज़ों का जिक्र किया, गरम गरम पिज़्ज़ा, गरम गरम फ्राइज जिसमें मसाला डला हुआ हो, वो कैसे अवॉइड किया जाए? उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसा इस्म है जिसका विर्द करते रहें तो आपका हाथ फ्रेंच फ्राइज की तरफ नहीं बढ़ेगा? इसके लिए कोई ऐसा विर्द नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बरसों से चली आ रही हैं। इसके लिए सिर्फ ये है कि अपने को कंट्रोल करना है, अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आप घर में वो चीज़ लेकर ही नहीं आएंगे तो आपको उस चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी। आप बाहर जाएं, अगर आप किसी हेल्दी ऑप्शन की तरफ चले जाइए, जैसे स्वीट पोटैटो है, आजकल स्ट्रीट्स पे कितने स्वीट पोटैटो, आप वो ले सकते हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है। मैं तो यही करती हूँ, आपकी जो भूख है वो भी खत्म हो जाती है। मगर रादर देन कि आप वो बर्गर्स और स्ट्रीट फूड पे जाएंगे तो फिर आपको यही शिकायत होती है कि एक्नी हो रही है, एजिंग जल्दी आ रही है, रिंकल्स हो रहे हैं। तो यू आर व्हाट यू ईट। पर्टिकुलर शो वेरी सून, और उसमें जहां हम अपने मूड्स की, अपने फूड इनटेक की बात करते हैं कि आपको पता है कि शुगर इनटेक अगर आपका ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड अप करता है आपकी बॉडी की एजिंग को, यानी आपकी बॉडी बहुत जल्दी उम्र सीधा होने लगती है। आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, और खुदा न खासा इट कैन ऑल्सो लीड यू टू डायबिटीज़। लेकिन इसके दैट विल से फॉर अनदर शो। राइट नाउ प्लीज़ एंजॉय द सीजनल फ्रूट्स, उसमें कोई ना कोई ऐसी न्यूट्रिएंट ज़रूर होती है जो आज के मौसम में आपको उसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सबीका फॉर बीइंग हियर। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। जहां न्यूट्रिशन हमें मिली है उसी तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री और इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिला है, और ये बूस्ट है जी मिनी बजट का। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा सी बात कर ली जाए मिनी बजट के हवाले से ही। कल आपने देखा कि फरहान साहब का एक उस पर बड़ा ही स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक व्यू था। एज एन इकोनॉमिस्ट ही फील्स के इट्स टाइम फॉर टफ डिसीजंस। लेकिन देखना ये है कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, क्या वो भी इस पैकेज को एज अ रिलीफ पैकेज देख रही है? क्या वाकई समझते हैं कि ये इंसेंटिव्स सनतकारों को मज़ीद इन्वेस्टमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की तरफ आमादा करेंगे, या वो भी समझते हैं कि दिस इज़ प्रॉबली नॉट गोइंग टू हैव द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट इट कैन? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शामलिया साहब। यू वन ऑफ द डायरेक्टर्स एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब फॉर बीइंग हियर। शहजाद साहब, व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रिएक्शन? आप अगर मुझे बताएं कि जैसे जैसे ये अनाउंस हो रहा था, हमें लगा कि मीडिया हैज़ बिन पिटेड। वो सुबह से बात कर रहे थे कि शायद दालों की कीमतें बढ़ जाएंगी, मोबाइल की कीमत बढ़ जाएगी। जब असद उमर साहब ने ये स्पीच की, सो व्हाट वाज द वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर यू, एंड सेकेंडली what was the reaction of your fraternity?
देखें बेसिकली व्हाट ही इज़ डन इज़ कि जो इन्होंने बातें सबसे इन्होंने मुलाकात की थी विद द बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल, एंड ऑफ कोर्स दे मेट विद अस एज वेल, हमसे भी मुलाकात की थी और हमने भी, हमारे भी कुछ मुतालबात थे इन द सेंस के मुतालबात इस तरह से तो नहीं थे कि टैक्सेस कम करने हैं या हम टैक्स में कमी चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो मुतालबात इस तरह से ही थे कि ये बूस्ट तो देना पड़ेगा, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा इन द सेंस के मुल्क आगे बढ़े, इकॉनमी में इश्यूज तो थे। कल जैसे बड़ी लेमन ज़बान में बात हो रही थी कि जी मीठी गोली दी है, मीठी गोली नहीं, ये विटामिन की गोली है, आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बेसिकली दीज आर द मेजर्स दे हैव टू टेक, बिकॉज इकॉनमी को आपके देखें सनत के हवाले से, मैं स्टॉक मार्केट पे बाद में बात करता हूँ, सनत के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से आप देखें तो जब तक उसको आप बूस्ट नहीं देंगे, उसको आप, वही बैकबोन है इकॉनमी की, तो जब तक आप ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और लगें, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसमें एक्सपेंशन हो, या जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके पास कोई इंसेंटिव हो कि वो एक्सपेंड करे, तो वहीं से आपको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मिलेगी या एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड आपकी चीज़ें और ज़्यादा बनेंगी। तो वो टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं, आपको एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करना है, आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन चाहिए, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड का गैप कम करना है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन सही करनी है, वो एक साइड है। फिर फिस्कल साइड पे आपको मेजर्स लेने, तो जो आपने सवाल किया है कि वो मीठी गोली, या वो अपोजिशन शायद इस चीज़ को ढूंढ रही थी कि फिस्कल साइड पे वो 200-400 अरब रुपए के टैक्सेस लगा देंगे और वो आने वाला है, जो कि नहीं आया। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये कोई बजट नहीं है, ये इस्लाहात हैं जी, ये इस्लाहात हैं जो ये करना चाह रहे हैं, ताकि जो बिजनेस मैन जो हैं या जो भी कम्युनिटीज़ हैं बिजनेस की, उनको जो चाहिए वो उनको हम दे दें, तो फिर वो परफॉर्म करें। So that's one has always praised के the present finance minister असद उमर साहब, क्योंकि he is part of the fraternity, he is a graduate of IBA, फिर इसके अलावा उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान में एक सनत को, एक इंडस्ट्री को, एक FMCG बड़ी कंपनी को रन भी किया है, he is very aware of the problems। अगर आप उनको कंपेयर करते हैं प्रीवियस रिजीम से, एक तो होती है जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिस्कल नर्व एंड यू नो द फाइनेंशियल सिचुएशन, एक होती है द करंट टाइम्स। I'm sure what he is facing is very different from what Ishaq Dar Saab faced or what Shaukat Tareen Saab faced, but as a finance minister what do you think is his strength, और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे आप क्या बात करेंगे, कितनी इंगेजमेंट है कराची के बिजनेस कम्युनिटी से, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनकी? आई थिंक बेसिकली ही इज़ फ्रॉम कराची एज वेल, और एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और पल्स भी पता है। नेचुरली जब इतना सब कुछ, जब इट्स अ न्यू गवर्नमेंट, दे हैव टेकन ओवर, और उनके बाद जब चीज़ों को आप सीखना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो वक्त तो लगता है उसको, और इतना सब कुछ हालात जो थे हमारे जो फिस्कल साइड पे और एक्सटर्नल साइड पे, तो उसको मैनेज करना आसान तो नहीं है। तो आई थिंक व्हाट दे हैव डन नाउ, यू नो, उन्होंने स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो कदम ले लिया है। मुझे लगता है कि ये वी आर इन द राइट डायरेक्शन नाउ, और ये जो फ्रेंडली कंट्रीज से जो सारे जो मुज़ाकरात हुए, जो पैसे वगैरह आए, तो उससे भी आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में आपको सपोर्ट मिल गया। इफ़ दे गो टू द IMF नाउ, एंड तो उसमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आएगा बिजनेस कम्युनिटी का, और इन जनरल अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो, क्योंकि दैट्स वेयर वी सी के वो स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि जो दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यू हैव गॉन इनटू अ प्रोग्राम व्हिच डिसिप्लिन्स यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साहब, हमेशा हम देखते हैं कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की इस वक्त तो पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़रूरत है, लेकिन पिछले 5 सालों से मुझे लगा कि एक तरह से हम बढ़ गए थे। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास एक एनर्जी सिचुएशन भी थी, क्योंकि बिजली का बहरान था, तो लोग कहते थे नई सनतें नहीं लग रही थी। तो एक तरह से लगा कि गवर्नमेंट का और पॉलिसी मेकर्स का जो फोकस है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस पे चला गया। यू नो, दे वर टॉकिंग अबाउट ईजी लोन्स, लेट्स बूस्ट इट, एक बूट स्ट्रैपिंग और स्टार्टअप कल्चर पाकिस्तान में आया। टेक आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ द रियलाइजेशन कि ठीक है जी, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, उनको टैक्स पेयर्स, टैक्स फाइलर्स के तौर पे लाना इज़ वन थिंग, लेकिन लार्ज स्केल टू मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या मराद देनी चाहिए, क्या इंसेंटिव्स देनी चाहिए, उस पर फोकस है पॉलिसी मेकर्स का? अभी तक तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो यही नज़र आ रहा है कि फोकस तो करना पड़ेगा, कि आपके पास चॉइस नहीं है, यू नो, बिकॉज आपकी देखिए, मैं समझता हूँ कि जॉब्स जो हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से भी क्रिएट होती हैं, लार्ज से भी क्रिएट होती हैं। जो आप, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ 200 मिलियन पीपल, ग्रोथ आपकी जो GDP ग्रोथ है वो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपको
एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ मिलेगी। 4% तक मैं समझता हूँ, इट्स माय टेक, 4% तक ग्रोथ आपको मिलेगी। बिकॉज़ 20 करोड़ आबादी का मुल्क है। पोटेंशियल आपके पास 8 से 10% का है, यू नो, उसको टैप करना है। अब उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ये मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वी कैन गेट देयर। लेकिन आई पर्सनली फील स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्री, ऑल फॉर यू। और वाकई पूरी दुनिया में जैसे माना जाता है कि ये बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स भी होंगे, आप हुकूमत की तरफ या सनतकारों की तरफ नहीं देख रहे कि आपके लिए मुलाजमतों का बंदोबस्त किया जाए, आप खुद काम कर रहे हैं एंड यू इनफैक्ट बिकम अ जॉब क्रिएटर, क्योंकि कोई भी छोटी सी छोटी एंटरप्राइज भी अगर कोई लगाता है तो 3-4 लोगों को उससे मुलाजमत मिलती है। बट द बिगर इशूज दैट वी हैव, अगर हम वाकई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर मुल्क में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आपका यू नो फॉरेन ट्रेड डेफिसिट अगर आपने करना है, कम करना है, फॉर दैट यू नीड मीडियम टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। शहजाद साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। पाकिस्तान में जब भी रुपए की कदर अगेंस्ट द डॉलर गिराई गई तो हमें अजम्पशन यही दी गई या उसका हाइपोथेसिस यही दिया गया कि इसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आप क्या समझते हैं कि जो रियलिटीज़ रही हैं, एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे पाकिस्तान की? मैं ये डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ये कुछ हद तक तो सही कह सकते हैं आप, यू नो, इकोनॉमिक टर्म्स में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये दूसरी ये बात कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज का जब हमने ट्रांजैक्शन किया था, व्हेन वी पिच किया था चाइनीज़ को, तो वी हैड अ बिग स्टडी ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी 2011 से लेके 15-16 तक। इकोनॉमी की जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी इज अराउंड $500 बिलियन प्लस अनअकाउंटेड फॉर इकोनॉमी है। टैक्स नेट को जो है इनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। रेवेन्यू का इशू नहीं है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का इशू है, टैक्स नेट बढ़ाने का इशू है, जीडीपी ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन करने का इशू है, अकाउंटेड फॉर। वंस अगेन आई मीन ये यूनिवर्सल इशू है, दुनिया में कहीं पे भी सिटीजन्स टैक्स देते नहीं हैं खुशी खुशी, हुकूमत को मेजर्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। इसी पे सबसे ज़्यादा तनकीद आ रही है। लोगों ने कहा जी, पहले आपने कहा था नॉन फाइलर्स के पास कोई भी मरात नहीं होगी, कोई उनके पास इंसेंटिव्स नहीं होंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। अब आपने जी 1300 सीसी कार तक अलाउ कर दिया है टू अ नॉन फाइलर, बट आई फील दैट इट हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस ऑफ कैरेट एंड स्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। आपसे वक्तन फवक्तन हम रुजू करते रहेंगे ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव मिलो पाकिस्तान लाइंड अप फॉर यू, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन नाउ इट्स टाइम फॉर मिलो पाकिस्तान। और जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं, मिलो पाकिस्तान से में फीचर किए जाते हैं वो अचीवर्स, वो ड्रीमर्स हु हैव रियली मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स। आज वंस अगेन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस। हाल ही में होने वाली पीएसएन एडेक्सेल और ब्रिटिश काउंसिल की सेरेमनी में पाकिस्तान में खुसूसन कराची और इस्लामाबाद में 2 सेरेमनीज़ की गई और पूरे इस मुल्क से और पूरे शहरों से जो बच्चे हाई अचीवर्स थे उनको रिकग्नाइज़ किया गया। ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए, इनकी भी हौसला अफजाई होती है एंड वी गेट टू मीट पीपल हु आर सो डेडिकेटेड टू देयर स्टडीज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला आसिम और रामीन फुजैल। बोथ हैव रियली मेड देयर मार्क्स विद देयर रिजल्ट्स। आपको बताती चलूँ कि तंजीला ने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग में मार्क्स लिए हैं। इसके अलावा इनका रिजल्ट जी बड़ा ही शानदार था। शी हैज़ 7 A स्टार्स एंड 2 A's। और A स्टार के बारे में बता दूं कि A स्टार आपको तब मिलता है जब आपने उस सब्जेक्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं। सो कुडोस टू यू, थैंक यू सो मच तंजीला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं रामीन। रामीन ने भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट लिया है। शी हैज़ 3 A स्टार्स एंड 6 A's। और ये ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इनका दिन कैसा था, व्हाट रियली प्रोपेल्ड देम टू मेक दिस हैव दिस अचीवमेंट। इसके अलावा इनका दिन, इनकी तैयारी कैसे होती थी। तो तंजीला, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स थे। कुछ का तो एम होता है कि ओके आई एम गोना ब्रेक अ रिकॉर्ड, आई एम गोना मेक अ रिकॉर्ड फॉर माई सेल्फ। क्या आप भी इसी अंदाज में तैयारी कर रही थी और इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू? नहीं, आई न्यू आई वांटेड अ डिस्टिंक्शन इन अकाउंटिंग बिकॉज इट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस भी थी मुझसे कि अकाउंट्स में तो तुम डिस्टिंक्शन लेकर आना। तो इंशाल्लाह मैंने फिर पढ़ा
और अभी आप क्रेडो कॉलेज में हो. What do you want to pursue? Do you want to become a chartered accountant? नहीं, I don't want to become a chartered accountant. I want to go to IBA and I want to do masters in finance and accounting. अच्छा. तो you want to know the financial management side of it, not just focusing on accounting. Brilliant. आप क्या कहेंगी, रामीन? What has been your focus? आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान या मुश्किल क्या था while you were preparing? मेरे लिए सबसे आसान एज ए सब्जेक्ट के तौर पे तो केमिस्ट्री था, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी. मतलब दे नेवर फोर्स्ड मी कि पढ़ो या एक चीज़ पे फोकस करो. दे जस्ट लेट इट बी. अच्छा, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, वैसे तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं, लड़के भी हाई अचीवर्स होते हैं, लेकिन आप दोनों से पूछना चाहूँगी, इन द रीसेंट पास्ट वी हैव सीन दैट गर्ल्स आर रियली एक्सेलिंग इन एकेडमिक्स. इसकी क्या वजह होती है? इतना फोकस्ड अप्रोच पढ़ाई की तरफ, या अपनी क्लास में भी आप लोग देखते हो अगर, तो लड़के थोड़े से क्या दे डोंट टेक स्टडीज सीरियसली, या उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मेजॉरिटी लड़के के इंटरेस्ट दूसरे होते हैं, वो लोग फुटबॉल या क्रिकेट या स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होते हैं, और लड़कियां फोकस होती हैं अपनी पढ़ाई पे. दे नो दे हैव टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. और इसकी क्या वजह? लड़कियों को स्पोर्ट्स में, हॉबीज में, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है. थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है मुझे. हो सकता है कि उनके अप्रोच थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, तो वो लर्निंग वाली चीज़ों में ना थोड़ा लैक करते हैं. अब प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज में. राइट. लेकिन रामीन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, एंड यू टू माशाल्लाह वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन बहुत सारे हाई अचीवर्स जो मेरे पास आए हैं, उनके रिजल्ट्स बड़े स्पेक्टेकुलर थे, उन्होंने डिस्टिंक्शंस ली, A स्टार्स लिए, लेकिन वो जो होता है ना कि ओके माई एबिलिटी टू स्पीक और माई कॉन्फिडेंस इन पर्सन, वो थोड़ा लैक करती हैं. क्या वजह है कि पढ़ाई तो बड़ी अच्छी हो रही है, उसमें रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना ग्रूम नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में ये इस वजह से होता है क्योंकि ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर ना बहुत ज़्यादा इनग्रोस हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमें बस यही करना है. दे नेवर फोकस ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एलिमेंट मिस आउट हो जाता है. सही. यू शुड नेवर मिस आउट ऑन गुड थिंग्स. तो आप दोनों को को करिकुलर्स में क्या पसंद है? वर यू डिबेटर्स, वर यू एक्टर्स, एलोक्यूशन, स्पोर्ट्स? व्हाट वाज योर इंटरेस्ट? I was an all-rounder. अच्छा. I was good at sports. I was good at drama. I was good at debates. I have attended several debates, several MUNs and. तो इसका मतलब है तुम्हें तो ऑफ मिल जाता होगा when people were saying कि अच्छा जी, जैसे होता है ना सब्स्टिट्यूट, या आपको कई दफ़ा प्रैक्टिस या रिहर्सल के लिए जाना होता है, तो आप कहते हैं मैम मुझे प्लीज़ इस पीरियड से जाने दें, तो दे वुड नेवर माइंड, क्योंकि मेरा रिजल्ट भी अच्छा आता था. Yes, and recently graduation ceremony पे my teacher was like कि रामीन कभी मत छोड़ना, मतलब keep your extracurricular activities with you. हाँ, and that is why I wanted to showcase these girls, because that is why they are so well spoken, so confident. देखिए, आपका रिजल्ट, कई दफ़ा ये मिसाल दी जाती है कि कोई उन फाइल्स को नहीं देखेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मीट अ ग्रेट प्रोफेशनल और अ ग्रेट पर्सन, योर पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोग आपसे पूछेंगे हाँ जी आपका रिजल्ट क्या आया था. व्हाट रियली इज़, यू नो, व्हाट इज़ अ शोकेस ऑफ यू इज़ योर ओन पर्सनैलिटी, द वे यू कैरी योरसेल्फ. तंजीला, तुम क्या कहती हो? व्हाट वाज योर फेवरेट इन को-करिकुलर्स? माय फेवरेट आर लॉट ऑफ थिंग्स. मैं अभी कॉलेज में रिसेंटली मैं थिएटर क्लब ज्वाइन किया था, सो आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, एंड I did dramas in many plays in school, and I'm also interested in sports. I watch. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स वीक गुजरा या फिर कोई ड्रामा प्रोडक्शन की, और उसके बाद जो एक टेस्ट आया उसमें 1-2 मार्क्स कम आ गए, तो फिर सबने कहा देखा तुम्हारा फोकस क्योंकि को-करिकुलर्स में था, तुमने सही से तैयारी नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता था कि कर लेगी एंड में, तो मेरे अम्मा अब्बा ने कभी मुझे इतना फोर्स नहीं किया. दे न्यू कि कर लेगी, एंड द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट माई रिजल्ट इज़ कि मेरी अम्मा अब्बा बहुत खुश है मेरे रिजल्ट से. एंड जब अगर ऐसा कुछ होता था, तो अगर मार्क्स कम भी आते टेस्ट वगैरह में, तो एंड में फाइनल्स में हमेशा अच्छा जाते थे. अच्छा रामीन एंड तंजीला, माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू फॉर बोथ ऑफ यू. अक्सर लोग कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए, चाहे वो एथलीट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनके पास एक टीचर, एक कोच ऐसा ज़रूर होता है जो उनका मेंटोर होता है. अगर मैं तुम दोनों से पूछूं हु इज़ द मेंटोर इन योर लाइफ, तो तुम क्या कहोगी? एक्चुअली मेरी जो अकाउंटिंग की टीचर थी मिस एसरा, शी वॉज लाइक माई फेवरेट टीचर, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. एंड शी सेड कि तंजीला तुम्हारी डिस्टिंक्शन नहीं आई ना, मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी. सो ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी. शी इज हैप्पी नाउ, लेकिन वो बहुत अच्छी टीचर थी, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. व्हेन यू से दैट शी इज़ योर फेवरेट टीचर, तुम्हें क्या उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? क्या उनकी बात है उनकी पर्सनैलिटी की दैट यू रियली लुक अप टू हर? शी वॉज
हर ओन पर्सन, मतलब वो किसी और की नहीं सुनती थी, वो अपनी मर्जी चलाती थी एंड शी वाज लाइक headstrong. जी, she was a very strong woman. So I'm like, So that's what you look up really to like. her, yes. What about you, Ramin? आपका मेंटोर कौन है और उसकी कौन सी अदा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? Two teachers, one my maths teacher Miss Madiha, and another one my chemistry teacher Miss Hina. Miss Hina was like the best and Miss Madiha too, क्योंकि मतलब मोटिवेशन होती है ना, you need it. मतलब अगर आपके लो मार्क्स आ गए तो you need motivation. तो उस पे ना Miss Madiha was always there for me. So a teacher when she walks into the classroom, she has energy, she has spark, और वही टीचर्स होती है जो इम्पैक्ट डालते हैं and they can really change your life for the better. So once again, Ramin and Tanzeera, the very best of luck to both of you for every dream that you have. माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह अल्लाह ताला आपकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे. हम बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो सवाल आपके लिए हमने रखा है वो आज यही है, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट सब्जेक्ट शक है, कि अगर आपकी बीवी को आप पे शक हो जाए तो उसको मुतमईन करना नामुमकिन है. क्या आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, आप हमें बताइए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का ज़बरदस्त मौजू यही है कि जिस तरह हम कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है, शक के बारे में क्या कहा जाए, उसकी वजह से भी ज़िंदगियां बिखर जाती हैं. ये तो हो गई जी सीरियस सी बात. आज आपको टॉपिक भी हमने यही दिया है कि अक्सर, अब पता नहीं ये सच है या एग्जैजरेशन है, लेकिन खाविंद या हस्बैंड ये कंप्लेन करते होते हैं कि अगर उनकी वाइफ को उन पर शक हो जाए तो फिर तो चाहे आप कसम उठा लें, सफाइयाँ पेश कर लें, जस्टिफिकेशन दे दें, इसका कोई इलाज नहीं है. उसको मुतमईन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. ये सवाल है जी, इसका आप क्या समझते हैं? ये इसका जवाब हाँ में है, ना में है. अपनी आप बीती, अगर आप पे ऐसा कोई जुल्म हुआ है वो भी हमसे शेयर कीजिए, हमें कॉल करके बताइए कि फिर आपने क्या किया. क्योंकि अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं, जब एक पार्टनर शक कर रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो फिर करना क्या चाहिए. और इसकी जो जड़ें हैं शक की, वो सिर्फ और सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी तक मेरे ख्याल में लिमिटेड नहीं है. अगर आप बच्चों और वालिदैन को भी देखें, बच्चे खुसूसन जब टीनेज में पहुंचते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि उनकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जाता. उनको बार बार डबल चेक किया जाता है कि जी अगर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं. उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे झूठ बोलेंगे. इसी तरह के मामलात, यही जो इनसिक्योरिटी होती है, ये हम ऑफिस में और दूसरे रिश्तों में भी देखते हैं. सास को अक्सर लगता है, उसको तो हम अपने एड्स में भी बढ़ावा देते हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ रात को छुपके कुछ खा रहे हैं और फिर सुबह झूठ बोल रहे हैं, और सास बेचारी शक में है कि रात को शायद इन्होंने बिरयानी खाई थी. तो इस तरह के मामलात भी होते हैं. ऑफिस में भी ग्रुप्स बन जाते हैं. बॉसेस को या टीम्स को ऐसा लगता है कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या उन पे एतबार नहीं किया जा रहा. शक का डायरेक्टली जो लिंक बनता है वो ट्रस्ट से और एतबार से है. तो अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में एतबार को मजबूत कैसे किया जाए और किस तरह उसमें दरार पड़ती है, इस पर आज हम बात करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमारे साथ रहिएगा. लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, इस मसले को हाईलाइट करने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें हमारी टीम में जो अदाकारी के जौहर हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कितना फ़न और कितना टैलेंट कूट कूट के भरा है. तो जनाब ज़रा दिखाइए आज जो हमने बनाया है शक के ऊपर एक पैकेज. शक अल्फाजों से शुरू होकर तलाक की हकीकत पर खत्म होता है. जिंदगी की तबाही की पहली सीढ़ी शक. दफ्तर से लेट आओ तो शक, बाहर खाना खाओ तो शक, परेशान हो जाऊं मैं इस शक से. शक शक शक, आखिर क्या है ये शक? उफ, परेशान हूं मैं इस शक से. शक के लिए सिर्फ शर्ट पर एक बाली काफी. शोहर का बीवी पे शक. शक के चैंपियन को सोच में तब्दीली लाना होगी. रिश्ते बचाने के लिए शक की बीमारी मिटाना होगी. आखिर ये शक है क्या? आखिर क्या है ये शक? आखिर क्या है ये शक? आखिर शक है क्या? अगर शक को खत्म करना है तो एतबार का सहारा जरूरी है. जी जनाब, ये आपने देखी, ये एफर्ट थी, आप बीती भी थी, कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे इसके अंदर आपने देखे. मेगी बताने का मकसद ये है कि वाकई एतबार को किस तरह स्ट्रेंथन किया जाए. क्या शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं कि जी कंजूस शौहर के साथ गुजारा किया जा सकता है, शक्की शौहर के साथ नहीं किया जा सकता. इसमें कितनी हकीकत है? हमारे साथ रहिए. टेलीफोन लाइन्स भी खुली हैं. हमारा ज़बरदस्त सा जो पैनल है उससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर मौजूद होने का.
का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सोबिया, साइकेट्री से आप मुंसलिक हैं, तो ऑफकोर्स इसका नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, क्या ये इमोशनल अब्यूज़ के ज़मरे में जाता है, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सारा मशहूद। इनका मैंने कहा कि पहला आपका इंट्रोडक्शन तो ये है कि माशाल्लाह आपकी शादी को भी अरसा गुजर चुका है, तो आप अपने रिलेशनशिप से भी एग्जांपल्स ड्रॉ करते हुए बताइए कि ये जो एवरी डे हम इस तरह के इश्यूज से नबर्द आज़मा होते हैं तो उसका क्या तरीका निकाला जा सकता है। सारा अगर शुरुआत आप ही से करूँ, कभी ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आया कि आपको लगा हो कि ट्रस्ट या जो एतबार है, या आपको कभी डाउट फील हुआ हो कि यार ये जो बात कही जा रही है इसमें ये या तो सच को थोड़ा छुपाया जा रहा है, या ये पूरा सच नहीं है, या ये सरासर झूठ है? हर वक्त हर वक्त हर जगह पे हर लेवल हर एज पे जहाँ जहाँ आपको सिचुएशंस आपने फेस करी हो वहाँ पे किसी ना किसी एक बंदे पे आपको शक हो जाता है। सही। जैसे आपने अभी बताया बचपन में मामा वुडंट लेट मी ड्राइव, क्यों? उन्हें शक था कि हम कहीं निकल ना जाएं, यू नो, अपनी मर्जी से कहीं पर या कुछ भी सिलसिला। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फिर आप कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे शकूक वगैरह पैदा होते हैं, और फिर आगे आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे, और फिर शादी वाले टाइम पे तो इन लॉज और हस्बैंड के साथ सिलसिला चलता है। तो हाँ, शक इज़ एवरीवेयर, और इसका कोई इलाज वाकई में नहीं है, और देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। व्हाट डज इट पॉइंट टू डॉक्टर सोबिया? कुछ लोग कहते हैं कि शक में वही लोग गिरफ्तार होते हैं जिनको अपने आप पे यकीन नहीं होता, यानी ये एतबार की कमी नहीं है, ये ख़ुद एतमादी की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरी अपनी इनसिक्योरिटी है जिसमें मुझे लगता है कि भाई फ़लाना शख्स मुझे फूल कर जाएगा, धोखा देगा, तो फिर आप उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। हाँ, जैसे आपने कहा कि बेसिकली अपनी हम कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, ख़ुद इनसिक्योर हैं, और यूजुअली हम वही प्रोजेक्ट करते हैं, और इसके बिहाइंड एक आप कह लीजिए कि एटियोलॉजी है, यानी इसके रीज़न्स हैं। यूजुअली ये उन बच्चों में, उन ख़वातीन में, उन जो है आप ये कहिए कि नौजवानों में होता है कि जिन्होंने अपने बचपन में इनकन्सिस्टेंट पेरेंटिंग या डबल मैसेजेस जो हैं वो उनसे वो गुजरे होते हैं। यानी फॉर इंस्टेंस कि जब वो बच्चे थे तो जो पेरेंट्स ने उनको उनके साथ जो पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस जो हैं रखी हैं वो इनकन्सिस्टेंट थी, यानी किसी लम्हे आपको कुछ कहा जा रहा है, दूसरे लम्हे उसी सिचुएशन के ऊपर आपका ओपिनियन डिफरेंट है, ठीक है, या डबल मैसेजेस दिए जा रहे हैं, यानी एक ही सिचुएशन के ऊपर फादर कुछ कह रहे हैं, मदर कुछ कह रही हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि सही कौन सा है, जो वालिद कह रहे हैं वो सही है, जो वालदा कह रही हैं वो सही है। अब इसी तरह से जब बच्चा जब बड़ा होना शुरू करता है, और फिर उस वक्त भी जो एक मदर ने जो उसको एक बेसिकली ये एक बहुत एक अटैचमेंट थियरी है कि जब बच्चा बिल्कुल इन्फेंट बॉर्न होता है तो ही नीड्स टू फील सिक्योर्ड, वो से ये इसकी एक नीड होती है कि उसे सिक्योर फील करना है, सेफ्टी की नीड होती है। अगर उस वक्त पेरेंट्स एब्सेंट हैं, मदर एब्सेंट है, तो वो बच्चा जो है वो सिक्योर अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाता, तो वो फिर टुवर्ड्स वर्ल्ड, टुवर्ड्स अदर पीपल जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। तो एक इसकी वजह ये भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जब उसको ज़रूरत है कि यू शुड बी देयर, ठीक है, या जब वो उसको यानी वार्मथ की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स शुड बी देयर, ताकि वो इंटरप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज इट इज सच यू नो इम्पोर्टेंट मैसेज ओवर हियर, बिकॉज ऐसा लगता है कि वाकई यू हिट द नेल ऑन द हेड। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उसके बाद नूर भाई के पास आएंगे और कहेंगे कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कहा है कि शक और वसवसे से मेरी पनाह मांगो, लेकिन इसके बावजूद भी हम इससे स्ट्रगल करते हैं, तो क्या वजह? पहले कॉलर से बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी मस्कीन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सही साहब। जी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को बिला वजह ये शक हो जाता है, मैं भी इसी प्रॉब्लम में पड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो उसका क्या हल करना चाहिए? क्योंकि मैं तो पहले बहुत टेंशन में हूँ, इसी वजह से बीवी भी रूठ कर चली गई है, वो भी बस बिला वजह शक हो रहा है। सही। कि आप काम से लेट आते हैं, आप सुबह को चले जाते हैं, किधर रहते हैं? यानी आप हमारे सवाल से अग्री कर रहे हैं ना? आपका जवाब हाँ में होगा। हमने आज सवाल किया लोगों से कि अगर बीवी को आप पे शक हो जाए तो उसको मुतमईन करना नामुमकिन है। जी जी, तो अब आपसे तो ये मशवरा लेना है कि अब इसका क्या हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कॉल आपकी करने का। आप प्रोग्राम देखते रहें, आप हम अपने पैनल से ही मशवरा लेते हैं आपके लिए। लेकिन नूर भाई सबसे पहले कि जी अल्लाह ताला ने जब कहा है कि ये वसवसा शक शैतानी होता है, यानी ये शैतान का आप पे एक तरह से हमला होता है, तो इससे कैसे बचा जाए? अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि
इन्ना बअद ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो एड्रेस अल्लाह सुब्हानहु व तआला कर रहा है वो पूरी कायनात में ईमान वालों को कर रहा है। ए ईमान वालों, या इज्तनिबू, तुम्हें इज्तनाब करना है कसीरम मिन ज़न्नी, यानी गुमान जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुमान आते हैं, तुम्हें उनसे रुकना। इन्ना बअद ज़न्नि इस्म, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और जासूसी ना करो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने इरशाद फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ये एक दूसरे को सुकून देते हैं। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने इनके दिल में मवद्दत और मोहब्बत को डाल दिया है। शक, डाउट क्रिएट किस तरह होता है कि जब आप एक दूसरे को टाइम ना दें या एक दूसरे के सामने गैरों की जो है वो तारीफ़ करना शुरू कर दें या आप जो है घुमाना शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अल्लाह के नबी ने किस तरह इसको डाउट को किल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं अपनी ज़ौजा के साथ। एक साहबी ने देखा रात का वक्त है कि शायद नबी सल्लम किसी खातून के साथ जा रहे हैं। जब नबी सल्लम आगे गए, वापस पलट कर आए और आपने फरमाया कि ये मेरी ज़ौजा है, तो साहबी ने असल में आप पे शक नहीं कर रहा था, फरमाया नहीं, मुझे क्लियर करना था। जो डाउट होता है वो क्रिएट जब हो रहा होता है उस वक्त बंदे को चाहिए कि उसको उसी वक्त क्लियर करें। अच्छा, ये हम अक्सर क्लियर नहीं करते। ये जो सवाल था अभी सलीम भाई का कि जी बिला वजह शक, क्या देखिए बिला वजह नहीं होता। हाँ, ये बिला वजह नहीं होता। आप जब गैरों की तारीफ कर रहे हों, जब आप फेसबुक पर लगे हुए हों, ऑफिस से आके 6 बजे के बाद आप 4 घंटे अपनी ज़ौजा अपने बच्चे के अलावा फेसबुक को टाइम दे रहे हों, आप आके या तो टीवी चैनल्स को टाइम दे रहे हों, तो वो बच्चे और बीवी टाइम मांगते हैं। फिर जब कोई कॉल आती है आप उठ के बाहर चले जाते हैं, तो ये आप क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली वो जो खातून अगर शक कर रही हैं वो बिला वजह नहीं कर रही। आप उनको बताइए कि अगर मैं बाहर इसलिए गया था कि बच्चा रो रहा था। आपके रवैये से और आपकी हरकतों सकारात से मालूम चलता है। आप देखिए फिर औरत के दिमाग में शैतान ये बात डाल देता, आप खुद शैतान का आलाकार बनते हैं। फिर वो कड़ी से कड़ी मिलती है। एक दिन आपको आप जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, तो अब ये कहीं और था। फिर जो है वो आपकी हो सकता है कि आप अगर गिर गए तो आपकी केमिस खराब हो गई। बात अगर जोड़े सर्विलेंस से, कहने लोग कहते हैं, अच्छा बल्कि मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से पहले आपसे पूछते चली जाऊं कि क्या फिर आप समझते हैं कि चलें शक के मौजू को अगर थोड़ी देर के लिए पॉज करें, मियाँ बीवी का, वैसे तो नूर भाई ने कहा कि अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि आप तजस्सुस में ना पड़ें, जासूसी में ना पड़ें, लेकिन बीवियाँ और खाविंद भी इस बात को अपना हक समझते हैं कि भाई क्योंकि तुम मेरे स्पाउस हो तो तुम्हारा इंटरनेट भी मैं चेक कर सकती हूँ, तुम्हारा फेसबुक भी मैं देख सकती हूँ। एक बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री है, कुरान और हदीस की रोशनी में बाउंड्री है। हाँ, तो ये पर्सनल होता है मियाँ बीवी के बीच में, या आपको उस बाउंड्री को लापने की आपके पास इजाजत है या नहीं, इससे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अनाउंस कर दें। वाह भाई वाह, अभी हम बात कर रहे थे कि शक दूर कैसे किया जाए, तो नूर भाई ने बेस्ट मशवरा दिया। उन्होंने कहा वाईफाई बंद कर दें, आधा शक वैसे ही खत्म हो जाएगा। पासवर्ड बदल दिया करें, घर में आते ही ना रोज पासवर्ड बदल दें वाईफाई का। आपके हस्बैंड थोड़ी देर पहले देखता रहेगा, फिर कहेगा पीटी से कोई बुरा भला कहेगा कि जी आज तो वाईफाई चल नहीं रहा, और वो फैमिली टाइम हो जाएगा। लेकिन फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, उस एतबार को मजबूत करने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि बिला वजह शक कोई चीज़ नहीं होती। आपकी हरकत और सकनात इस तरफ इशारा कर रही होती है जिसकी वजह से वो शक का जो बीज है वो तनावर दरख्त बन जाता है। लेकिन आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट अबाउट पोजेसिवनेस। सारा कुछ लोग कहते हैं कि औरत बाय नेचर बहुत पोजेसिव है और वो हो सकता है थोड़ा लड़ती झगड़ती रहे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर शक दूसरी तरफ होता है आदमी की तरफ, तो आप कहते हैं कि वो भी उसका हक है, क्योंकि वो अपनी बीवी को एक सर्टन तरीके से देखना चाहता है, उसके साथ मंसूब होती है, तो वो कई चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। आप क्या समझती, पोजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटी का इसमें क्या एलिमेंट है? मेरे ख्याल से औरत डेफिनेटली पोजेसिव होती है, बट कुछ केसेस में कह लें, बहुत सारे केसेस में मर्द भी पोजेसिव होता है फॉर द वुमेन। एंड लाइक ऑलवेज हमारी सोसाइटी में औरतों को इतना ज़्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ज़्यादा होती हैं, तो उनकी पोजेसिवनेस कुछ नहीं होती है। उनकी आखिर में एंड
पे आ जाती है, बट जो हस्बैंड होते हैं ना उनकी पोजेसिवनेस टेक्स कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। तो हम माशरा भी जस्टिफाई करते हैं एक तरह से, अगर मिसाल के तौर पे दोनों वर्किंग वुमेन है, वर्किंग पार्टनर्स हैं, आदमी भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, तो अगर मर्द ये पाबंदी लगाए कि 5 बजे मुझे तुम घर में वापस चाहिए हो तो एक्सेप्ट किया जाता है, बट ऑन द अदर हैंड औरत नहीं कह सकती क्योंकि माशरे ने कर दिया। और जैसे ये डॉक्टर सोबिया ने बोला अबाउट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग प्लेज द एंटायर रोल, मतलब वो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं माँ ने क्या किया है, हमारी बहनों ने क्या किया है, हमारी नानी खाला वगैरह सबने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, तो हम भी आखिरकार एडजस्ट सेटलमेंट। और अक्सर केसेस में अगर एक तो वो जिस तरह मिसाल दी जाती है ना, चोरी फिर सीना जोरी, यानी इसमें गलत क्या है, इसमें तुम्हें मसला क्या है, ये जुमले हम जरूर सुनते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं हुमायूं बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हुमायूं साहब, क्या कहना चाहेंगे? शक अगर आ जाए रिश्तों के दरमियान तो मुतमईन करना नामुमकिन है, आपकी राय? नहीं, मेरी राय ये है जी कि मेरी राय आप सबसे मुख्तलिफ है। शक की ये जो शक है ना, इसके ऊपर तो एक हम तो क्या काफी सेमिनार अटेंड कर बैठे हैं। शक जो है इसके ऊपर एक अलग से निसाब के अंदर मजबूर होना चाहिए, जहाँ पर आप अखलाकियात का और शक का जो है ना इसका आप बताए लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो सबसे इसकी मेन वजह है वो ये है कि आप ये फैसला करें कि आप कौन से निज़ाम के अंदर रहना चाहते हैं, यानी किस कानून को आप मानते हैं, इस्लामी कानून को मानते हैं या जो मौजूदा दौर में अभी चल रहा है जो कुछ आपके सामने है आप उसको मानते हैं। उसके अंदर आप रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। अब औरत के ऊपर शक करना, मर्द के ऊपर शक करना, ये कोई आज का नहीं हो रहा, ये बहुत पिछले जमानों से चला आ रहा है, ये आज तक ये होता आ रहा है और इसकी वजह से कई तलाकें हो चुकी हैं। आप ये देखें, हमने कोर्ट्स के अंदर देखा है कि शक की बुनियाद के ऊपर कातिल छूट गए हैं, कत्ल करने वाले छूट गए हैं। आप तो सिर्फ एक छोटे से काबू को लेकर बैठी है। यहाँ पर तो जिंदगियों का मसला है कि शक की बुनियाद पर अदालतों ने कातिलों को छोड़ दिया है। अब क्या हो सकता है, वहाँ पर असल कातिल बाहर निकल गए और जो कुछ नहीं किया उन्हें वो अपने फांसी लगा दी है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि सबसे पहले इखलाकियात का जो दरअसल है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और एक और वुसअत आपने हमारे टॉपिक को दी है। नूर भाई, आप क्या कहेंगे? ये तो चले बहुत सारे इश्यूज हैं, रीजंस हैं, वो हमने कहा, लेकिन एक शख्स अगर फील कर रहा है, उसको पता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं नेगेटिव हो गया हूँ, मैं शक में मुब्तला हो गया हूँ, उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात को पढ़ना एक जहनी बीमारी हो गई, नफ्सियाती। वो अब ये भी देखना है कि कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, कि जो ये इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, ये उसकी अपनी जहनी इख्तरा है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, कहीं वो ख़ुद तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपनी, देखिए अक्सर लोग ना अपनी ज़ात से भी बेजार होते हैं, दूसरों से बेजार होते होते अपनी ज़ात से भी बेजार होते हैं। हाँ, उनका हाथ अगर पड़ गया तो अपने हाथ को ही गालियाँ दे रहे होते हैं, अपने आप को गालियाँ दे रहे होते हैं। मतलब ये जहनी इख्तरा के मामलात भी होते हैं उसमें। देखें, अगर वो जहनी तौर पर ठीक है, अगर जहनी तौर पर बीमार है तो किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, ये लाजमी है। हमारा इशू ये होता है कि लोग इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर से। मेरी बात समझिए ना आप जी। देखिए, मैं एक फील्ड का माहिर हूँ, इस्लामी कानून का या इस्लाम का, तो मैं उसको वो राय दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नफ्सियात को कुछ भी नहीं जानता तो अगले बंदे को आते हुए मुझ पर सोचना चाहिए मेरे पास कि ये नफ्सियात के माहिर हैं या नहीं। नफ्सियाती जो माहिरीन हैं उनसे रब्ता करें। एक दूसरा ये कि इस्लामी चीज़ों को पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की शान ये, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मोमिन की शान ये कि वो किसी पर शक नहीं करता, क्योंकि फरमाया शक जो है वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि जब ये मियाँ बीवी के दरमियान डाल देता है तो फिर ये 2 नस्लों को ख़त्म कर देता है, ये 2 खानदानों को ख़त्म कर देता है। ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तजस्सुस ना करो, जासूसी मत करो, लेकिन कई दफ़ा ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है मुझसे सच छुपाया जा रहा है, और वो क्योंकि इतना झूठ आपके इर्द गिर्द बोला जा रहा है, लोग कस्में भी खा रहे हैं आपको यकीन दिलाने की, लेकिन आपके दिल में एक आवाज़ आ रही है कि नहीं ये झूठ है, तो उसमें वो और तजस्सुस में मुब्तला होती जाती है। तब क्या करें? अच्छा सवाल है। देखिए, जो ये शरीयत ये कहती है कि जो एलानिया तौर पर नेक हैं आप उसके बारे में बदगुमानी ना करें। शौहर की जो पूरी ज़ात है ना, बीवी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो बाहर हाजी साहब हैं, नवाजी साहब हैं, कुछ भी हैं, और घर के अंदर वो क्या है, उसकी बीवी जानती है कि भाई ये चीज़ है। अगर बीवी समझती है कि ये जो शरीफ बनकर आ रहे हैं ये इतने शरीफ है नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर उस जासूसी, देखिए अगर वो जासूसी करती है और वो कुछ भी नहीं कर सकती तो घर टूटेगा। सही। उसमें चाहिए उसको वो रुक जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद करे। और जो शौहर के से शौहर अगर माँ की बात मानता है, भाई की बात या जिसकी बात या बाहर भी इंटरेस्ट में जो भी हो रहा है, हाँ, तो उस
उस पर रब्ता करें कि आप मेरे शौहर को समझाइए। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपका पर्पसफुल होना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके लिए ये नागुरेज है, अगर आपको ये यकीन हो गया है कि मेरा शख्स सही है, तो फिर आप बजाय इसके कि अपने आप को ख़राब करें, तकलीफ में रहें, आप ये सोचें कि अगर आप उस सिचुएशन में रहना चाहती हैं तो उसकी क्या वजह है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, देन डू इट विद दैट हार्ट, अपनी ज़िंदगी का कोई और पर्पस निकालें। एक जुमला कहूँगा, वो शख्स हमेशा नाकाम रहता है जो मसले के बारे में सोचता है, हमेशा वो शख्स कामयाब हो जाए जो मसले के हल के बारे में सोचता है। सही। जो आपने कहा, अगर मसले, अब उसको मसले का हल देखना है। सही। अगर मसले के हल के बारे में ये खातून या मर्द सोचेंगे तो घर की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। मसले की तकलीफ कई दफ़ा लोगों के लिए इतनी होती है। सोबिया, इस पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि सम पीपल लव ड्रामा, यानी अक्सर आपने जैसे अभी साइकिल्स का जिक्र किया कि मिड लाइफ में ऐसे आके हस्बैंड एंड वाइफ की वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन नहीं रहती। आपसे जानना चाहूँगी कि कई लोग उसको मिस भी करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ट्रॉमा बॉन्डिंग का, कि जब लड़ाई होती है तो आपको एक फिर कुर्बत का एहसास होता है। तो कभी कभार आप लड़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि आप दोबारा से वो करीब फील करना चाहते हैं कि ये मुझ में अभी भी इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी तो एक जवाब देगा ना। तो वो उसको कैसे तोड़ा जाए, बिकॉज एक विशियस साइकिल है। बेसिकली वो होता ही है कि जैसे आपने कहा तोड़ा कैसे जाए, मैं उस पर बात करती हूँ। आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो लड़ाई होती ही इस वजह से है कि क्योंकि आप मिस कर रहे होते हो, क्योंकि आपको लग रहा होता है तवज्जो या टेंशन नहीं मिल रही है, तो आप खामखा कोई ना कोई वजह ढूंढते हो और उस पर आपस में लड़ाई करते हो, एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप जो है लाइक यू कम क्लोजर, ये उसकी वजह होती है। अच्छा, इसको कैसे किया जा सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें जो कपल्स हैं, आई ऑलवेज से देम, जब भी मैं मैरिटल काउंसलिंग कर रही होती हूँ, आई टेल देम कि आपका डेली 1 आवर ऐसा होना चाहिए, यानी 1 घंटा, कि जिसमें जब हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है तो ना बीवी उसे सारा दिन के किस्से सुनाए कि मासी नहीं आई, आलू प्याज के किस्से मत सुनाए, ठीक है, ये बच्चों ने ये कर दिया, ठीक है, ना हस्बैंड से ये वाली लड़ाई हो गई, और ना हस्बैंड उसको जब घर में एंटर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सारी अपनी ऑफिस की परेशानियां घर के बाहर के दरवाजे से बाहर आप फील करना चाह रहे हैं, आपको अटेंशन चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि आप दूसरे की तारीफ करें या कॉम्प्लीमेंट दें, आप कहते हैं आज यलगार ऐसी होगी कि अगला भी रिएक्ट करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू दिस टॉपिक। वक्त कम मुकाबला सख्त। अभी तक हमारे आज के टॉपिक में यही इस्टेब्लिश हुआ है कि शक जी बिला वजह नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं वजूहात होती हैं, कुछ कमियां आपने छोड़ी होती हैं, आप में कोई तब्दीली आई होती है जो दूसरा भांप जाता है, और फिर हो सकता है शैतानी वसवसा टेक ओवर कर जाए तो आप उसको कोई और रंग देने लगे, मायने देने लगे, लेकिन गलती बहरहाल फिर भी आपकी होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप खुलकर बात करें, अपना मसला, अपनी तकलीफ बताएं तो आसान हो जाता है। कॉलर्स हमारे साथ है, लेकिन डॉक्टर सोबिया से क्विकली मैं पूछना चाहूँगी, देखिए ये तो अभी हम नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वो पैरानोया या शक एक बीमारी भी बन जाता है जो एक्चुअली बीमारी होती है, और उसमें हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस देखते हैं तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस भी होती है कि अगर आपके किसी करीबी के साथ हो रहा तो आप उसको फ़ौरन मशवरा दें, निकलो इसके अंदर से, ये तो बीमार कर देगा तुम्हें, लेकिन जब खुद खातून या मर्द उसके अंदर होता है तो उसके लिए अपने आप को ब्रेक अवे करना मुश्किल है। उसके बारे में थोड़ी सी बात। हाँ बिल्कुल, जैसे हम कह रहे थे अभी तक हमने बात की कि शक जो है वो बिला वजह होता है, ठीक है, यानी शक किसी ना किसी वजह से होता है, शक बिला वजह भी होता है, एंड दैट इज बेसिकली जो है साइकोपैथोलॉजी की इंडिकेशन है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है। तीनों वो हैं कि जिसमें आप यानी आपको शक होता है कि दूसरा शख्स आपके साथ सिंसियर नहीं है, उसकी इंटेंशन सिंसियर नहीं है, वो नुकसान पहुंचाना चाहता है आपको, इंटेंसिटी डिफरेंट है। पैरानॉइड पर्सनालिटी माइल्ड पे है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो आपका उस लेवल के ऊपर है कि जहाँ पे आप कह लीजिए कि मॉडरेट है, और सिवियर है जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। और ये भी होता है कि मेरे खाने में जहर मिला दिया गया है, मुझे मारना चाहते हैं, व्हाटएवर, इवन द टीवी पे जो मैसेजेस चल रहे हैं वो मेरे अगेंस्ट है, वो मुझे कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो यानी दिस इज द एक्सट्रीम, और ये स्टार्ट वहीं से होता है, बिकॉज शक एकदम से डेवलप नहीं होता, इट हैज स्टेजेस। डाउट है, सस्पिशन है, सस्पिशन कॉजेज डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, और फिर क्योंकि आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे ना विदाउट प्रूफ। क्विकली यानी अक्सर लोग ये कहते हैं कि शादी का पहला साल सही रहा, फिर ये पर्सनालिटी की जो डार्क साइड है वो अनफोल्ड होके आई, तो उसका कोई तरीका नहीं है पहले गेज करने का कि अगर किसी शख्स को ये बीमारी है या इस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। बेसिकली जो अगर प्रॉब्लम जिसके साथ गुजर रही है ऐसा नहीं होता, पहले शादी का जो पहला साल होता है ना उसे वैसे हनीमून पीरियड
पीरियड कहा जाता है, तो उसमें आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो होती तो चीज़ें वहाँ पे भी हैं, आप काउंट नहीं करते हो, डिस्काउंट कर देते हो। लेकिन 1 साल के बाद जब आप लाइफ की रियलिटीज से आपका वास्ता पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमेशा तो वो पीरियड नहीं रहेगा ना, आपको रियलिटीज ऑफ लाइफ को भी फेस करना है। तो जब आप उससे बिल्कुल जब आप वो फेस करने लगते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि जब एक डिस्टेंस आता है, वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में, जिसको आपने वहाँ पे सही कहा कि मार्केट वैल्यू भी कम होती है। हाँ, पहले आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, अचानक से यूर ऑफ द मार्केट, आप किसी के साथ मंसूब हो गए। लेकिन एक स्टेज है बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर सोबिया ने यहाँ पे की कि कुछ खवातीन की ये भी कंप्लेन होती है कि जब मैं अपने हस्बैंड के शेयर्स देखती हूँ फेसबुक पे, जितने वो वाइज नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बातें करे, तो काश मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी बीवी होती। नूर भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग ये कहते हैं कि मर्द हज़रात, आपने भी जिक्र किया कि वो घर के बाहर हाजी साहब हैं, काजी साहब हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, हीरो हैं, लेकिन घर के अंदर बीवी की कंप्लेन होती, ना मेरी तारीफ करते, ना मुझे वक्त देते, तो उसको एक मुनाफिकत लगती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से शाद फरमाया, साहबा से स्पीच कर रहे हैं, उसमें है खैरुकुम 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 सलास मर्रा, 3 मरतबा बात की जा रही है कि तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है। क्राइटेरिया दे दिया, हमारे नज़दीक कोई डॉक्टर बेहतरीन है, वकील बेहतरीन है, जज बेहतरीन है, मालदार बेहतरीन, शरीयत के नज़दीक, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक बेहतरीन कौन है? साहबा ने सुना, अय्यू कौन बेहतरीन? फरमाया ली आहली, जो अपनी घरवाली के लिए बेहतर है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन है। एक बता दिया आपको कि जब आप घर के अंदर जाएंगे, तो अगर आप बेहतरीन है, आप लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाल रहे हैं, शरीयत कहती है कि सबसे बेहतरीन सदका है। मसला ये होता है कि हमारी बातचीत का मामला नहीं होता, शौहर बीवी से बात नहीं करता और बीवी शौहर से बातचीत नहीं करती, अपने एहसासात और जज्बात जो अपनी फीलिंग है जब शेयर करेगी अपनी बीवी शौहर से और शौहर बीवी से। हमारे ये होता है कि आप खुद समझें। अच्छा नूर भाई, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये बहुत ही शक जो है वो बढ़ता है, क्रिएट होता है, इसको खत्म कीजिए, बातचीत कीजिए, अपने घर के माहौल को पीसफुल माहौल में तब्दील कीजिए, यही शरीयत का मिजाज है। बेस्ट मेरे ख्याल में पॉइंट था टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। बहुत सारी कॉल्स ही अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सके। सारा, सोबिया, नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। एंड में यही बात करना चाहेंगे, शक अगर आ भी जाए, वैसे तो अपने एतबार को, अपने ट्रस्ट को, अपने यकीन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन अगर आ जाए तो अपनी तकलीफ को बयान कीजिए बगैर गुस्सा हुए हुए। यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी तो बहुत सारे मामला सुलझ सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।